अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। आज हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं अतीक अंसारी साहब, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक जर्नलिस्ट भी हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि लखनऊ में मीटिंग में क्या हुआ। लखनऊ में जो बुनकरों की मीटिंग थी फ्लैट रेट की मांग को लेकर, उसमें क्या हुआ। तो अतीक अंसारी साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप मीटिंग में गए थे तो वहाँ पे असली नतीजा क्या निकल कर सामने आया और वहाँ पे टोटल डिस्कशन क्या हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि खुदा का शुक्र है कि कल की मीटिंग को मैं बहुत कामयाब मानता हूँ जी। इसलिए कि हम जिस मकसद को लेके गए थे उस पर बहुत हद तक कामयाबी सामने दिख रही है। मीटिंग की रुझान ये रही, पहली बात तो ये कि मीटिंग बहुत सलीके से हुई, जिसके लिए रमा रमन प्रमुख सचिव हथकरघा वो मुबारकबाद के मुस्तहक है। मैं उन्हें मुबारकबाद दूंगा कि मीटिंग को कंडक्ट किया बहुत सलीके से जी। हुआ यूं कि उन्होंने एक एक नुमाइंदे को बारी बारी से बोलने का मौका दिया। एक वक्त में सिर्फ एक बंदा बोलता था तो अपनी बात को बड़ी वाज़ेह तौर पे तफसील से वो रख सकता था और सबको बराबर से मौका मिला। और एक शर्त लगा दी थी उन्होंने कि कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा और कोई किसी को काउंटर नहीं करेगा। तो सारे नुमाइंदों ने अपनी अपनी बात, वो चाहे जिस भी जिले से आए थे, जिस भी सेक्टर को बिलोंग करते थे, सबने अपनी बात रखी और भरपूर तरीके से रखी। नतीजा उसका ये रहा कि जो इशारा मिला वो जो बुनियादी मांग थी बुनकरों की कि फ्लैट रेट को बहाल रखा जाए, तो वो फ्लैट रेट को बहाल रखे जाने की बुनियाद तो कल पड़ गई। पूरा इत्मीनान है कि यकीनन मिलेगा। कितना मिलेगा उसका भी एक इशारा मिला कि मिनिमम 5 kV, उससे ऊपर 8 kV, इसके दरमियान में कुछ मिलेगा। और जो बुनकर देता था 72 रुपया, मतलब एक लूम पर, तो एक लूम पर 300, 400, मे बी 500, इसके दरमियान में, जो कि बुनकरों को लगभग तस्लीम है, वो होगा। अब ये फाइनल होगा 3-4 दिन के अंदर। वो एक अपने यहाँ मीटिंग करेंगे या जो भी करेंगे, उसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जो कि शासनादेश की शक्ल में भी आ जाएगा जल्दी जी। हम आगे बढ़ने से पहले आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहते हैं, और वो सवाल ये है कि आज आपके घर शादी है, शायद आपकी बेटी की, मैंने सुना है। तो जी, सही है आपने। आज आपकी बेटी की शादी और कल आप मीटिंग में गए, क्योंकि शादी में बहुत ज्यादा काम होता है, तो आप बुनकरों के हित में मतलब इतना ज्यादा सोचते हैं कि आप वहां पे चले गए। आपको कैसे टाइम मैनेज आप कैसे कर पाए? देखिए, ये तो हम लोगों की गलतफहमी है कि हम करते हैं जी। परवरदिगार करता है, वो उसके असबाब पैदा करता है, वो मुसब्बबुल असबाब है, इस पर हमारा ईमान। बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, जाने की वजह ये थी कि पिछले कई महीनों से ये जो बुनकरों की तकलीफ और रास्ता चलते कदम कदम पे बुनकर जिस शक्ल में, जिस लहजे में आके पूछता था कि भैया क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा, वो रात भर सोने नहीं देता था। बिल्कुल। अब जब उसका मोड़ आया, फाइनल डिसीजन का वक्त आया, तो उस वक्त मैं इस नाम पर ना जाऊं कि बेटी की शादी है, तो तमाम लोग हैं, घर है, रिश्तेदार है, मोहल्ला है, तमाम हमदर्द हैं, इस ईमान के साथ, इस उम्मीद के साथ कि ये लोग हाथ बटा लेंगे। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ जाना इसलिए जरूरी है कि ये एक नेकी होगी, और इसमें अगर 2 कदम चलने से, 2 लफ्ज बोलने से गरीबों की नुमाइंदगी में थोड़ी सी तक़वियत पहुंच जाए, तो वो मेरी निगाह में नेकी का दर्जा रखेगी। तो मैंने उसको इसी मकसद के तहत किया और कोई दुश्वारी नहीं है मुझे। आप भी आइए शाम को, मधु है आप मेरी तरफ से, बिल्कुल दुआएं दीजिए। तो ये सच है कि शादी में, आज शादी है और मैं कल गया, वो इसीलिए गया कि लाखों लाख गरीब बुनकरों का भला हो जाए। इससे बड़ा क्या काम है। हम उम्मीद यही करते हैं कि आपकी बेटी की शादी हंसी खुशी गुजरे। और उस आगे बढ़ते हैं आप वीडियो में, और सबसे पहला जी बात काट के कि हम उम्मीद ये करेंगे कि आप उसमें शरीक होंगे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर शरीक होंगे। एक वीडियो मेरे पास आया था अतीक अंसारी साहब, उस वीडियो में रमा रमन जी खुद कह रहे थे कि सारे लोगों को फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड कराई जाएगी, उसका पैमाना अलग अलग रहेगा। क्या मेरे समझने का मैंने सही समझा, या फिर वो कुछ और कह रहे थे? देखिए, हम लोगों ने जो अपनी बात रखी जी, साफ तौर पे, वाज़ेह तौर पे ये आ गया कि ये जो 90% तबका है जिसकी नुमाइंदगी हम कर रहे हैं, ये तो किसी भी हाल में फ्लैट रेट को खत्म किए जाने के बाद इसका बचना नामुमकिन है, इसलिए हम इनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब बाकी बचे 10%, 5%, उनकी बाबत मेरा ये स्टैंड था कि आप इन्हें जो देना चाहे उस पर हमारा कोई विरोध नहीं है। तो हम किसी को मांगने के लिए आए हैं, किसी का रोकने के लिए नहीं आए। बिल्कुल, ये बात तो मान ली गई कि नहीं, इनको तो फ्लैट रेट पे दिया जाएगा
और उनके लिए भी हमने ये कहा कि इन्हें भी जो कुछ सरकार दे सके, इनकी मदद कर सके, हमें उसमें खुशी होगी। तो अब उनको सरकार क्या देगी और किस शक्ल में देगी, ये अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। उनके लिए कोई अलग स्लैब बनाएगी, लेकिन इन बुनकरों को फ्लैट रेट पे मिलेगा ये पक्का है, और उन्हें भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जाएगा ये भी लगभग पक्का है। उन्हें कितना मिलेगा, किस शक्ल में मिलेगा, ये अभी साफ नहीं है। यानी फ्लैट रेट पर सबको मिलेगा, स्लैब अलग अलग रहेगा? उनको फ्लैट रेट पे मिलेगा या यूनिट पर मिलेगा, क्या शक्ल बनेगी ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। रियायत तो उन्हें भी मिलेगी और इसकी वकालत भी हम लोगों ने की है कि दिया जाना इन्हें भी चाहिए, लेकिन इन्हें क्या दिया जाए ये अलग से तय करने का है, वो आप तय कर लें। जी, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लोग जब वहां पे गए और कन्वर्सेशन शुरू हुआ, डिस्कशन शुरू हुआ, तो पहले रमा रमण जी ने अपना बजट बताया या फिर पहले आप लोगों ने अपना प्रस्ताव रखा? नहीं, पहले बजट मैं बहुत ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ जी। किसी नुमाइंदे अरशद जमाल ने ही ये पूछा था कि आपने, उन्होंने, हाँ नहीं सॉरी याद आ गया, उन्होंने ये कहा था कि देखिए 150 करोड़ रुपया सरकार ने शुरू में इसके लिए रखा था, अब उसको बढ़ा के हम ज्यादा से ज्यादा 250 करोड़ रुपया कर सकते हैं। तो ये बात उन्होंने रमा रमन जी ने पहले ही वाजे कर दी थी कि सरकार पहले ये देती थी, अब सरकार की हैसियत ये देने की है, 150 को बढ़ा के 250। अब ये मोल भाव करने का है, क्लोज डोर मीटिंग में हो सकता है कि भाई इसको कुछ और बढ़ाइए ताकि सरकार आसानी से इन 90% बुनकरों को निपटा सके उसमें, और बकिया को भी कुछ मुनासिब रियायत दे सके, ये बात में था। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तक ये बातें पहुंची, और क्या वो जो प्रस्ताव बनेगा वो उस पर कैसा रिएक्शन उनका रहेगा? देखिए ये तो सरकारी प्रक्रिया है जी। पहले सरकार अपने नुमाइंदे को बैठाती है और चीजों को लेती है, एसेस करती है, क्या डिमांड है, क्या हैसियत है, क्या मुमकिनात में से है, ये सब बातें होती हैं। लेकिन जो प्रोसीजर है वो ये है कि ये अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स ये उसको बना के मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं, कैबिनेट की मीटिंग होती है, उसमें पास होता है, फिर मुख्यमंत्री जी की दस्तखत होती है। ये सारे जो प्रोसीजर हैं किसी भी कानून, किसी भी डिमांड को मानने और उसके बुनियाद पे कानून को पास करने का प्रोसीजर होता है, वो सब होगा, ठीक है, लेकिन ये कि होगा पक्का है, ये तय है। अच्छा, 250 करोड़ का जो बजट तय किया गया है वो तो उन्होंने कहा कि सारे लोगों को फ्लैट रेट दिया जाएगा और अलग अलग स्लैब बनाया जाएगा, लेकिन एक कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 250 करोड़ में कितने किलोवाट तक कितनी सब्सिडी दी जा सकती है? देखिए जो इशारा मिला है वो ये है कि 5 kV से लेके 8 kV में बुनकरों को, यहाँ तक के लोड वाले बुनकरों को फ्लैट रेट मिलेगा, और जो पर लूम अमाउंट है वो 300 से लेके 500 के बीच में कुछ तय होगा, ये भी तय है। अब ये वो आपस में बैठ के तय करेंगे, हो सकता है दोबारा फिर कुछ हम लोगों की राय भी उसमें शामिल हो, तो हम लोग उस पर फिर अपनी राय देंगे जी। हमने सुना है कि इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन वालों पर कुछ बकाया है गवर्नमेंट का, यानी गवर्नमेंट को देना है पैसा, बहुत दिनों से उनका बकाया चल रहा है 4,500 करोड़ जी। तो कैसे गवर्नमेंट क्यों उसको देने में नाकाम रही? ये अब ऐसा है ना कि बहुत सारी चीजें जो हम लोगों के डिस्कशन का, हम लोगों का जो सिंगल पॉइंट इशू था कि भाई हम भूखे मर रहे हैं, हमको ये चाहिए, रियायत चाहिए, और ये सरकार जो फ्लैट रेट एकदम खत्म कर रही है, हमारा सिर्फ इतना इशू था कि जो खत्म कर रही है इसको खत्म न करे, इसको बहाल करे, और मुख्तलिफ शक्लें हैं उसकी जो सामने रखी गई। अब वो क्यों नहीं दे पाई और अंदर खाने क्या उसकी वजूहात थी, वो ना हम लोगों का सिरदर्द है और ना ही जो है हम लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा वसूख से कुछ कह सकते हैं। अच्छा अतीक अंसारी साहब, एक बहुत ही अहम सवाल अभी मेरे दिमाग में आया है कि अभी कुछ दिन पहले इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेटाइजेशन की उसमें बात की जा रही थी जी। तो अगर मान लीजिए कि प्राइवेटाइजेशन हो जाता है उसका, तो फिर क्या उसका रहेगा रुख, और क्या फिर फ्लैट रेट पर हम लोगों को बिजली मिलेगी? अब देखिए ऐसा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जिसे प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ एक बड़ा तबका रहता है हमेशा मुल्क में जी। और एक तबका होता है जो उसको फेवर भी करता है, उस पर अलग अलग मुख्तलिफ राय भी होती है। तो कल को प्राइवेटाइजेशन होगा या नहीं होगा ये वक्त बताएगा, दूसरे हो जाने के बाद क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा ये भी देखने वाली बात होगी, इसलिए कि उसके तजुर्बात जो है दूसरे सूबों के सामने हैं, तो अभी उसके बारे में हम लोग ज्यादा नहीं सोच रहे हैं। अगर होगा, सरकार का ये फैसला हो जाएगा, तो फिर हम ये देखेंगे कि हमें उसकी मुखालफत में फायदा है या उस पर खामोश रह जाने में कोई नुकसान नहीं है, ये सब वक्त पे तय करेंगे।
इम्कानात तो हैं, जैसे सुनने में तो कभी हालात ये बताते हैं जी, क्योंकि अभी बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन वाले जो भी अधिकारी थे उन्होंने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, विरोध प्रदर्शन, जिसके बाद 3 महीने का उनको टाइम दिया गया है। तो इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि मान लीजिए अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो फिर क्या होगा बुनकरों का? देखिए, पहली बात तो है कि जो विभाग मतलब बिजली विभाग महकमा ये जो विरोध करता है, ये इसलिए नहीं करता कि इससे पब्लिक को बहुत तकलीफ होगी। उसको क्या तकलीफ होगी, उसका क्या नुकसान होगा, ये उसको निगाह में रख के अपना एजिटेशन और अपना मूवमेंट, अपना एहतजाज। हमें भी हक है, हम भी उस पर गौर करेंगे, हम भी आपस में राय मशवरा करेंगे कि हमको ये सरकारी सिस्टम से ज्यादा हमको फायदा है या इसके प्राइवेटाइज हो जाने में हमको कोई नुकसान नहीं है। ये हम लोग उस वक्त करेंगे जब वो चीज करीब आएगी, क्लियर होगी, तो हम आपस में मशवरा करेंगे, राय करेंगे एक दूसरे से, फिर उसके बाद उस पर कोई स्टैंड ले पाएंगे, कोई अपनी राय कायम कर पाएंगे जी। तो ये अभी तो उस पर कबल अज़ वक्त होगा कुछ कहना, प्रीमेच्योर। हमने कल भी आपसे एक सवाल किया था कि वहाँ बहुत सारे प्रस्ताव जाएंगे और उसमें क्लैशेस हो सकते हैं, तो क्या ऐसा हुआ कि किसी मुद्दे पर क्लैश हुआ आप लोगों का? देखिए, क्लैश की जहां तक बात है तो चूंकि बारी बारी से सबने अपनी अपनी बात रखी जी, इसलिए क्लैश नहीं कहा जाएगा। लेकिन हाँ, जिसको कहते हैं कि इख्तलाफ राय, इनकी राय कुछ आई और हमारी राय कुछ आई, इसका मौका नहीं दिया गया। ये अच्छा कहा कि वो कुछ कहें और हम फौरन उनको काउंटर करें। तो इख्तलाफ राय तो थी वहां। एक तबका था जो बड़े कारखानदारों का था, उनकी एक दलील ये थी कि ये बड़े कारखानदार जो हैं ये गरीब बुनकरों को काम देते हैं, ये उनकी अपनी दलील थी। और किसी को काउंटर चूंकि नहीं करने की गुंजाइश थी, नहीं करना भी चाहिए था, तो उसको किसी ने काउंटर नहीं किया। तो इख्तलाफ राय तो थी, लेकिन अक्सरियत में जो प्रस्ताव वहां गया बुनकरों की तरफ से, अक्सरियत में बल्कि 90% जो प्रस्ताव गया वो ये कि छोटे बुनकरों को फ्लैट रेट दिया जाना चाहिए। मेरठ से आया प्रस्ताव, टांडा से आया प्रस्ताव, मऊ से आया प्रस्ताव, बनारस से गया प्रस्ताव, बनारस से दर्जनों प्रस्ताव गए, और उसमें भी ज्यादातर नहीं बल्कि 90% प्रस्ताव, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि बनारस से तो टोटल प्रस्ताव ये गया कि छोटे बुनकरों को मिले। अच्छा। तो अक्सरियत में जो प्रस्ताव गए वो ये कि छोटे बुनकरों को, उसमें एक इशारा भी था कि 5 से 10 kV के बीच में सरकार कुछ भी दे दे, इनको फ्लैट रेट मिलना चाहिए। ये प्रस्ताव वहां 90% की तादाद में गया जी। ये मैं आपको जो अजला गिनवा रहा हूँ, जो जिले मेरठ है, टांडा है, बनारस है, मऊ है, सब जगह से 5 से 10 kV की डिमांड उठी। उसने एक चीज और साफ कर दी, ये जो हड़ताल इतने दिन चली, इसके जो बानियान थे, इसके जो अगुआ थे, और उनकी जो बातें आती थी दौरान एहतजाज मीटिंग में और उनकी तकरीरों में, तो उससे ये लगता था कि इनका नजरिया कुछ और है जी। लेकिन वहां जो प्रस्ताव, उनकी डिमांड भी कुछ और है। तो एक चीज और सामने आई कि जिस भीड़ को इकट्ठा करके और सरकार से मांग की जा रही थी, वो भीड़ थी 5 से 10 kV की डिमांड रखने वाली जी। और जो लोग उनको ऑर्गेनाइज करके ले जा रहे थे, उनकी डिमांड थी कि इसको 75 kV तक ले जाया जाए जी। ये कल वहां साफ हो गया कि जिसकी भीड़ होती थी, भीड़ में जो तबका होता था, उसकी डिमांड ये थी, और जो उनको लेके जाता था उसकी डिमांड जी। तो आप लोगों को कुछ लिखित में नोट मिला है या फिर एक जुमला है अभी? नहीं, ये देखिए ऐसा है कि ये सरकारी तरीका है। मिसाल के तौर पर, आप छोटी सी मिसाल आपको दो, आप थाने पे जाइए, एक दरखास्त दीजिए जी, और उससे कहिए कि हमको रिसीविंग दीजिए, तो आपको बैरंग वापस करेगा कि ये सिस्टम नहीं है। अच्छा। तो फौरन सर देखिए वो किस बुनियाद पे लिख के देंगे। एक प्रमुख सचिव कपड़ा हथकरघा, वो मीटिंग ले रहे हैं, वो फाइनल डिसीजन मेकर नहीं है जी। बिल्कुल, गवर्नमेंट के सिस्टम में वो फाइनल डिसीजन मेकर नहीं है, उसके ऊपर कैबिनेट है, उसके ऊपर मुख्यमंत्री है। तो वो तो बुनकरों और सरकार के बीच की एक पुल है, एक मीडिएशन है। सरकार बुनकरों की बात नहीं सरकार तक पहुंचाई, तो वो किस बुनियाद पे क्या लिख के देंगे? हाँ, वो जबान से अगर कुछ कहते हैं तो चूंकि वो एक अथॉरिटी है, तो उनकी कही हुई बात को बिल्कुल यकसर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, डिनाई नहीं किया जा सकता। तो लिखित देने का कोई मसला नहीं है, और हम लोगों को इसका तजुर्बा है कि इसके पहले नवनीत सहगल ने जबानी ही कहा था, और जिस पर महीनों ये चर्चा चलाई गई कि ये कोरा वादा है, ये वादा खिलाफी है, ये कोरा कागज है, ये झूठ है, फला है, टिका है, तो साबित तो नहीं हुआ। तो अभी बुनकरों को खुशी मनानी चाहिए और उनको ये उम्मीद जतानी चाहिए कि उनकी जीत हो चुकी है। इस उम्मीद पे खुशी मनानी चाहिए
कि ये उम्मीद इंशाअल्लाह बर आएगी। जी बहुत इम्कानात है, बल्कि 100% यकीन है कि ये हो जाएगा। जी हो जाएगा पर जो खुशी मनाई जाती है और हो गया उस पर जो खुशी मनाई जाती है उसमें थोड़ा सा फर्क होता जी है। बिल्कुल। लेकिन 100% उम्मीद है कि ये काम हो गया, इसलिए खुश तो हो सकते जी। हैं। खुशी मनाने के लिए थोड़ा दिन और सब्र कर लें, जब वो जियो आ जाए जी तब मनाने जश्न। जी। ये है। तो और कुछ बातें जो आप शेयर करना चाहते हो? नहीं, हम शेयर करने का मतलब ये कि देखिए, इसके पहले कल एक बार और आपसे बात हुई थी और उस वक्त मैंने हल्का सा इशारा दिया था। आपने पूछा था कि बुनकरों के लिए कोई पैगाम। जी तो कल जो कुछ आया सामने रिजल्ट के तौर पे, उसके नतीजे पे, उसकी बुनियाद पे मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि कम से कम अब से यहाँ हमारी तंजीमों को ये चाहिए कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। जी ये फैसला जल्दबाजी का था और उसको सबने बाल्फाज दीगर तस्लीम किया कि हाँ, ये फैसला जल्दबाजी में हो गया, गलत हो गया। तो मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगा कि कोई भी मसला आवे, ये तंजीमें एक साथ बैठ जाएं, खुले दिमाग से मशवरा करें, उसके बाद कोई कदम उठावें, तो इस इंडस्ट्री के लिए, इस पूरी बुनकर कौम के लिए उसके हक में मुफीद होगा, ये मैं कहूँगा। बड़ा अतीक अंसारी साहब, एक सवाल हम आपसे ये करना चाहते हैं कि इसमें बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा था कि ये लोग अपनी लड़ाई, ये लोग बुनकरों के लिए बहुत लड़ रहे हैं, बुनकरों के हक में। तो असल में बुनकरों की लड़ाई कौन लड़ रहा था और आप किसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि एक चीज है, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन आज मजबूरन कह रहा हूँ कि इधर कुछ दिनों से मैंने ये मार्क किया कि कुछ लोग, जैसे मिसाल के तौर पर टांडा से हाजी इफ्तिखार साहब, उनको मुतअद्दिद बार मैंने ये कहते सुना कि ये काम मैंने करा दिया, ये काम मैंने करा दिया। तो कल ये चीज साफ हो गई। ये काम जो हुआ इसमें सही मायनों में सबसे ज्यादा शुक्रिया के और मुबारकबाद के मुस्तहिक है हमारे MLC अशोक धवन जी। उनके ऊपर की इस दौरान हड़ताल बहुत सारे लान तान पक्के गए, बहुत सारे इल्जामात लगाए गए और उन्होंने किसी बात का नोटिस नहीं लिया, खामोश थे। भाई जो कहता है उसको कहने दो, जो कर रहा है उसको करने दो, इस तरह से। लेकिन कल ये साबित हो गया कि ये अगर काम हुआ है तो अशोक धवन जी के वजह से हुआ और उसमें उनके मुआविन रहे मेरठ के विधायक रफीक अंसारी, मऊ से अरशद जमाल। इन लोगों को, ये तीनों शुक्रिया के मुस्तहिक है। सबसे ज्यादा अशोक धवन जी इसके मुस्तहिक हैं कि उन्होंने हमेशा की तरह इस बार भी ये जंग हमारे लिए लड़ी और हम लोगों को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाने में मददगार साबित हुए। हम उनका पूरे बुनकर समाज की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं। तो हम बात कर रहे थे अतीक अंसारी साहब से, जो कि एक जर्नलिस्ट है, और इनसे बात करके हमें यही उम्मीद लग रही है कि इंशाअल्लाह गवर्नमेंट हमारे हक में फैसला करेगी, यानी बुनकरों के हक में फैसला करेगी और बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अतीक अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल UR हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।